हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज हिसार में अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत पहुंचे। हिसार के हवाई अड्डे पहुंचने पर हिसार के विधायक व स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा भी उनके साथ मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री सबसे पहले गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में बजट पर चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे। मुख्य अतिथि के तौर पर यहां संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि बजट पेश करते हुए कुछ नई परंपराएं स्थापित की गई हैं। पहले बजट को वित्त मंत्री का विचार कहा जाता था, मगर अब की बार बजट में अलग अलग पक्षकारों के साथ चर्चा करके बजट बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अच्छे विचार किसी से भी आ सकते हैं, इसलिए 8 बैठकें कर 550 के करीब लोगों से सुझाव लिए गए और बजट पेश किया गया। बजट पेश करने के बाद विधानसभा की कमेटी बनाकर उस पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि पिछले साल हरियाणा का बजट 1.53 लाख करोड़ का था, जिसे इस बार 1.77 लाख करोड़ रुपए ले जाया गया है। इस बजट में खेती पर अधिक ध्यान दिया गया है। जीरो बजट खेती और ऑर्गेनिक खेती को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है। 25 एकड़ के 100 क्लस्टर तैयार करने की शुरुआत इस बजट के दौरान की गई है, जिसमें ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे 3 साल के नुकसान की पूर्ति भी सरकार के द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी तक एलोपैथी पर उनकी चिकित्सा व्यवस्था निर्भर रही है, लेकिन आयुष नाम से विभाग बनाकर उसको विकसित करने का काम किया है और एलोपैथी और आयुर्वेदिक क्रिया को मिलाकर अब आगे काम किया जाएगा। इसी के तहत 2000 वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे, जिसमें एक डॉक्टर, एक योग शिक्षक और एक डाइटिशियन भी शामिल होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले पीढ़ियों को सही वातावरण मिले, इसके लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काम किया जा रहा है। पानी का प्रबंधन करके उन्होंने माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दिया है। हर खेत तक पानी पहुंचाने का भी संकल्प लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले साल तक 700 रिचार्जिंग वेल थे, जिसको इस बार 5000 तक लेकर जाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम ने बताया कि धान की बजाय अब की बार दूसरी फसलों को भी बढ़ावा दिया गया है। पिछले साल उन्होंने 1 लाख एकड़ धान का एरिया बचाया है। इसी तरीके से सीएम ने कुछ अन्य विषयों पर भी अपने विचार प्रकट किए। इस दौरान जीजेयू के कार्यकारी वाइस चांसलर डॉक्टर BR कंबोज ने उनका स्वागत भी किया। गोष्ठी का सेमिनार का जिसको कहें आयोजन किया गया है, और वो है इस बार का हरियाणा सरकार का जो पेश किया गया बजट है, उसके ऊपर कुछ चर्चा है। संयोग से वित्त मंत्री का दायित्व भी मेरे पास है, इसलिए ये बजट में पिछले लगातार 3 साल से मुझे पेश करना होता है। तो इस बार का जो बजट है वो भी 8 मार्च को पेश किया गया। संयोग से 8 मार्च का दिन महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, तो उस दिन उस बजट को हमने पेश किया था और महिलाओं के लिए भी विशेष उसमें कुछ घोषणाएं की थी। वो आगे चल करके उसकी जानकारी मैं आपके सामने दूंगा। पहली बात कि बजट पेश करने में कुछ विशेष परंपराएं स्थापित करने की कोशिश की है। पहले तो ये कहा जाता था कि बजट केवल वित्त मंत्री का अपना एक विचार होता है, वित्त मंत्री एक दिशा सामने रखता है, बाद में उस पर चर्चा होती है और फिर उसको लागू किया जाता है। लेकिन पिछले अनुभव ये बताते हैं कि बजट एक बार पेश हो गया, बाद में विचार करो ना करो, वही बजट लगातार चलता है। वो फिर वित्त मंत्री के द्वारा कही बात, सरकार का एक डॉक्यूमेंट और उसको आगे प्रयोग करना। लेकिन पिछले 3 साल से इसमें थोड़ा परिवर्तन करना शुरू किया कि बजट से पूर्व जो भी स्टेक होल्डर्स हैं या जो इस विषय में अपनी जानकारी ज्ञान रखते हैं, उन सबकी प्रतिभागिता, उनसे चर्चा करना और चर्चा करने के बाद फिर उसमें जितने सुझाव ये काम के होते हैं, उन सबको और समाहित करते हुए बजट को तैयार करना। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी नई बात, कोई भी अच्छी बात, ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर सरकार में बैठे हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, या बहुत ही जो ज्ञाता है, अर्थशास्त्री हैं, केवल वही सोच सकते, ऐसा नहीं है। बहुत सामान्य कार्यकर्ता भी, सामान्य व्यक्ति भी कई बार अच्छी बात सोच लेता है और उन अच्छी बातों को समाहित करने में उसका उपयोग होता है। अगर ठीक से वो जीवन, अगर उसकी वो कोई भाषा ना बना पाए
तो भी एक आइडिया उसको मिलता है, आइडिया उसमें से मिलता है, उसमें से फिर उसको लागू किया जाता है। इसलिए मैंने 8 बैठकें की और लगभग 550 लोगों से वार्तालाप की, तब जाकर के ये बजट तैयार हुआ। और फिर बजट तैयार करने के बाद इस बार एक और विशेष हमने योजना बनाई कि विधायकों की कुछ कमेटीज बनाई, 8 कमेटीज, 74 विधायकों को अलग अलग कमेटियों में बांट करके हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने, और उनको कुछ विषय दे दिए बजट के, और वो बजट में जो घोषणा की थी वो उनको बता दिया। इसके ऊपर चर्चा करो, इसमें सब बातें ठीक है या कोई नया सुझाव उसमें दे सकते हैं क्या, कोई सुझाव इस बार के बजट में भी माना जा सकता है, और मानो किसी कारण से इस बार वो संभव नहीं हुआ तो आगे के लिए उसको 3 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर से जब सेशन होते हैं उसके अंदर उसको ला करके उसको किया जा सकता है शामिल। तो इस प्रकार ये जो बजट बनाया गया इसमें हमने सहभागिता बहुत लोगों को की है, और जो चर्चा भी हुई है विधानसभा में इसमें भी हमने इस पर पर्याप्त समय दिया। कुल 2 मार्च से और 22 मार्च के बीच में 10 दिनों में 12 बैठकें हुई, 50 घंटे इस पर चर्चा हुई, और मैं समझता हूँ हरियाणा के इतिहास में सबसे बड़ा ये कार्यकाल था जिस पर चर्चा विधायकों ने की है। इस बार उन्होंने बजट पर भी बोला, अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में बोला, डिमांड्स भी रखी, तो इस प्रकार का जो सारा विषय है उसको हमने रखा। अब बजट की विशेषता है, बजट 3 विषय बजट के रखने के समय हमारे सामने होते हैं। एक होता है उसके जो पैरामीटर्स है, पैरामीटर माने कितने % हमारा घाटा रहना चाहिए, कितने % हमारे किस मद में कितना खर्च होना चाहिए, कितना हमको ऋण लेना चाहिए, और उस बजट को जिसमें पैरामीटर्स के अंदर कुछ पैरामीटर तय होते हैं, रिजर्व बैंक तय करता है, भारत सरकार तय करती है, तो पैरामीटर्स तय होते हैं, उसके अंदर अगर बजट बनता है तो बजट को बढ़िया कहा जाता है। और अगर उन पैरामीटर्स को कोई संगठन तोड़ देता है, कोई सरकार तोड़ देती है, तो उस बजट को कमजोर बजट या मजबूरी में बनाया गया बजट ये कहा जाता है। तो इसमें जैसे राजकोषीय घाटा होता है, राजस्व घाटा होता है, जीएसडीपी का और ऋण का ये रेशो होता है, वार्षिक ऋण हमको जीएसडीपी का कितने % लेना चाहिए, ये उसके पैरामीटर होते हैं। तो इसके अंदर बजट रखना ये सुखद पहलू होगा। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा में और प्रदेशों के बजाय कुछ प्रदेशों ने लिमिट्स को खूब तोड़ा है, लेकिन हरियाणा में ये सारे चारों पैरामीटर विद इन लिमिट्स हैं, हमने एक भी पैरामीटर तोड़ा नहीं है। अगर मैं ऋण और जीएसडीपी के अनुपात की बात कहूं तो 25% के अंदर रखना होता है, आज भी हम 24% पर हैं। और उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं पंजाब इस समय 48% पर पहुंच गया है। अब इसका फर्क क्या पता है, आपका ध्यान करिए। ऋण लेना लगातार सरकारों का काम होता है, ऋण लेने विकास का काम होगा, उसमें करके ठीक से चलाएंगे, फिर साथ ऋण को वापस भी करना होता है, उसका टाइम टेबल शेड्यूल तय होता है, मूल राशि और उसका ब्याज ये वापस करना होता है, जिस समय तय है उस समय उसको देना ही देना, बाकी काम चले चाहे ना चले। लेकिन जिनके पैरामीटर ठीक हैं उसको नए ऋण लेने में जो सुविधा होती है, आज हम 6-6.5% की दर पर हरियाणा सरकार ऋण लेती है और लोग उनको आके देते हैं, खुशी खुशी देते हैं। पंजाब सरकार आज जब ऋण लेना चाहेगी और 48% से ऊपर तो उनको ब्याज भरना पड़ेगा 10%। ये होती है साख। अगर 25% से नीचे रहे तो साख अच्छी है, 48% पहुंच गए तो आपकी साख खत्म हो गई है। जैसे व्यापारी ज्यादा कर्जे में डूब जाए उसको कर्जा कोई नहीं देता, उसके ऊपर कर्ज कम हो तो साहूकार आके देते हैं, भैया तुम ले ले, सुरक्षित है तुम ले लो, तो हमारे पास तो लोग आकर देते हैं। ऐसे ही हर वर्ष का जो जीएसडीपी का ऋण की लिमिट होती है वो जीएसडीपी के पहले 3% था, बाद में फिर कोविड के समय 4% हुआ, अभी 3.5% है। लेकिन हम लगातार कोविड के वर्ष में भी और इस वर्ष में भी 3% से नीचे ही है।
पिछले साल 2.99 था और इस बार का जो नया बजट मैंने बनाया है 2.98 का बनाया है, ताकि हम 3 से ऊपर ना जा सकें। हमें छूट है 3.5 तक की भी लेने की, लेकिन हम नहीं लेंगे। ब्याज पर ऋण उतना ही लेना चाहिए जितना आसानी से उतर सके। ये वही जीएसडीपी डेट रेशियो है, और उस रेशियो में उस समय उन्होंने बताया और काम भी आई। बात उतार चढ़ाव धनुष में होते हैं, ऐसे ही उतार चढ़ाव सरकारों में भी होते हैं। तो हम लोगों ने पैरामीटर्स को खड़ा कर रखा है, पूरा इसको रोक रहे हैं। दूसरा पहलू होता है उसकी दिशा, कि बजट की दिशा क्या है। बजट तो जब से प्रदेश बना है सन 66 से हर साल बन रहा है, लेकिन हर साल एक ही बात। जो तीसरा पहलू है वो है कि किस वर्ग को, किस क्षेत्र को कितना पैसा आपने दिया। केवल यही ध्यान रखा जाता है कि पिछले साल किसी मद में 800 को दिया था, इस बार वो 850 किया कि नहीं किया। पिछली बार 2000 किया था, इस बार वो 2100 किया कि नहीं किया। केवल एकमात्र पहलू ध्यान रखा जाता है, लेकिन नहीं। वो तो एक पहलू ऐसा है जो हमें करना ही करना है। सड़कों पर कितना पैसा लगेगा, शिक्षा में कितना लगेगा, चिकित्सा में कितना लगेगा, मेडिकल कॉलेज में कितना लगेगा, इंडस्ट्री में कितना लगेगा, खेल में कितना लगेगा, ये सब जितने पहले से पैरामीटर्स हैं उससे कुछ न कुछ बढ़ा के ही करना है। क्योंकि बजट का जब टोटल साइज बढ़ा है तो हफ्ता में बढ़ेगा। हमारा बजट का साइज पिछले साल 1,53,000 करोड़ रुपया था, और इस बार 24,000 करोड़ बढ़ा करके 1,77,000 करोड़ रुपया हमने बनाया। 1,77,000 लगभग 15% की वृद्धि है। अब ये बढ़ाने के बाद अनुमान होते हैं, कई बार उससे थोड़ा कम भी खर्च हो जाता है, कई बार उससे ज्यादा भी खर्च होता है। ज्यादा होता है तो उसका प्रबंध करना पड़ता है, कम होता है तो उसका बचाव हो जाता है, बचता है तो कहीं ना कहीं उसका ऋण देने में या इसमें उसमें उपयोग होता है। लेकिन बजट जो बनाया उसका अंतर बता रहा हूँ 15.5%। तो 15.5% बजट अगर बढ़ाया कहीं ना कहीं 15.5% जाएगा। वो इतना महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें दिशा क्या है। दिशा 3-4 दिशाएं हमने इसमें तय की हैं। पहली बात कि हमारे बजट में हमने उसको वज्र बजट कहा, और वज्र बजट का अर्थ है डायमंड बजट जिसको कहेंगे, कि उसमें सॉलिडनेस चाहिए। और सॉलिडनेस कब होती है, जब हम चीजों को उसकी गुणात्मक वृद्धि करें। संख्यात्मक वृद्धि करना कोई खास बात नहीं है, गुणात्मक वृद्धि कैसे की है स्पष्ट है, आप समझ सकते हैं। एक सड़क हमने बनाई, उसके पैरामीटर कमजोर हैं, वो 1 साल बाद टूट जाएगा। लेकिन अगर गुणात्मक वृद्धि की है, वही सड़क 7 साल, 8 साल, 10 साल भी चलेगी। तो गुणात्मक वृद्धि का एक पैमाना हमने सामने रखा, और समाज को दिशा देने वाला, व्यवस्थाओं को मजबूत करने वाला। तो ऐसी चीजें जो हमने, मैं इसको मोटे मोटे तौर पर बता सकता हूं, जैसे कृषि हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, जिसके अंदर हमको अन्न की बड़ी आवश्यकता थी, लोग भूखे ना रहे, हर एक के पेट में अन्न जाए, मात्रा को जोर दिया, और केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इसके ऊपर जोर लगाया। अनाज बढ़ गया। आज अनाज इतना हो गया कि हमारे भंडार भरे पड़े हैं, भंडारों के अंदर गल रहा, सड़ रहा। वहीं पर ध्यान में क्या आया कि इस केमिकल के प्रयोग के कारण से जो अनाज है उसमें भी विष पैदा हो गया, और उस अनाज को खाने के बाद बीमारियां वो उग्र कर गई। कैंसर की बीमारी, मधुमेह की बीमारी, कितनी बीमारियां शरीरों में लग गई हैं। ये हमारा जो ग्राफ है बढ़ गया है बीमारियों का। खोजबीन चली, रिसर्च हुए, और रिसर्च में से आया कि इस अन्न में पैदा करने में हमको परंपरागत व्यवस्था पर जाना होगा। बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती, जीरो बजट खेती, कितने प्रकार नए आ गए। हमने कहा ठीक है, हम इस पर परिवर्तन करेंगे। और परिवर्तन करने में पहली बार जीरो बजट खेती और प्राकृतिक खेती को विकास का हमें ध्यान दिया है। हमने कहा पहला साल 100 क्लस्टर जो 25-25 एकड़ के, उन किसानों को कहेंगे कि 25 एकड़ के क्लस्टर में आप ऑर्गेनिक खेती करो। किसान करता है, कहीं उसमें उपज वाली कम ना हो जाए। हमने कहा 3 साल तक आपका जो घाटा पड़ेगा इसके कारण से वो सरकार करेगी, आप करो। दूसरा परिवर्तन,
वो तो हमारी चिकित्सा पद्धति। चिकित्सा पद्धति में भी हम ज्यादा जोर हमारा एलोपैथी पर हो गया, और ये एलोपैथी आज सब जानते हैं, मानते भी हैं, जानने में मानने पर होता है, सब जानते भी हैं, मानते भी हैं कि आज एलोपैथी कारण से, दवाइयों के कारण से साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। एक बीमारी ठीक होती है, 3 बीमारी और साथ हो जाती है। फिर महंगी बहुत हो गई है चिकित्सा पद्धति, आम आदमी उस पर कुछ उतना ज्यादा जितना खर्च करना चाहिए, जितना शरीर को संभालना चाहिए, कर नहीं पाता। ये तो धन्यवाद है प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत हर गरीब परिवार का बीमा कर दिया। हर गरीब परिवार हम भी उसको कुछ चीजें और जोड़ रहे हैं, वो बताऊंगा। लेकिन एलोपैथी ये अंतोगत्वा, ये चिकित्सा पद्धति अंतिम फाइनल नहीं है। हमें प्राचीन अपनी परंपरागत चिकित्सा पद्धति पर जाना होगा, वो है आयुर्वेद पद्धति। और आयुर्वेद पद्धति के कारण से आज भी घरों में बुजुर्ग, हमारी माता, दादी, नानी बहुत सी चीजें ऐसी जानती हैं, नुस्खे जानते हैं कि जो आदमी, बीमार आदमी को, बालक को, बड़े को, छोटे को वो खिला देते हैं। तरह तरह की चाय, तरह तरह के नुस्खे। पेट दर्द हो गया, बताइए खा लो। पेट दर्द हो गया तो और कुछ नहीं है, काली मिर्च, नमक मिलाकर, अजवाइन मिलाकर दे दो, ठीक हो जाएगा। तो ऐसी चीजें, अब इसका यह नहीं कि हम बिल्कुल उन्हीं चीजों को सत्यापित करेंगे, लेकिन नहीं, उसके अंदर आयुष नाम से जो विभाग बना है, जिसके अंदर आयुर्वेद भी है, योगा भी है, यूनानी भी है, होम्योपैथी भी है। तो ये सब पद्धतियां, इसका विकास करना पड़ेगा। और योगा ऐसी चीज है, दवाई भी नहीं चाहिए। योगा के कारण से अपना शरीर ये कैसे ठीक हो सकता है, तो हमने इसको बजट में पूरा स्थान दिया है। पहला काम क्या है कि योग यानी आयुर्वेद और एलोपैथी, इन सब की एक कंबाइंड पैथी बनाने के लिए किसी एक मेडिकल कॉलेज में और इसका विभाग बनाएंगे, ताकि दोनों मिलकर के काम करो कि कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। वरना इसको ध्यान दिया इस बार बजट को बात किया, तो इसलिए सारे काम करने पड़ते हैं हमने सब किए। स्वास्थ्य के नाते मेडिकल चिकित्सा शिक्षा हमने घोषणा की थी, हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज, और 4 जिले बचे हुए थे। इस बार 4 जिलों की भी घोषणा कर दी है। उन 4 जिलों में एक हमारे यहाँ का इलाके का फतेहाबाद है, एक चरखी दादरी है, एक पलवल है और एक पंचकुला है। इन 4 जिलों में मेडिकल कॉलेज होने के बाद हमारी वो जो घोषणा है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज 22 के 22, उसमें कुछ प्राइवेट मिला करके ये 26-27 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे, और लगभग 3000 डॉक्टर हर साल नए MBBS में एडमिशन हो और 3000 डॉक्टर बने। ये हमारा कार्य है। नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी चर्चा हुई, तो 2030 तक नई एजुकेशन पॉलिसी बननी है देश भर में। हमने अपने सभी वाइस चांसलर और सब लोगों से जो बातचीत की, जब एक एक बिंदु पर चर्चा की, तो सबने कहा कि इसको जल्दी कर सकते हैं। तो सबने मिलकर निर्णय लिया कि हरियाणा में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2025 तक लागू कर देंगे, हमको 30 तक आगे जाने की जरूरत नहीं। इसलिए नई एजुकेशन पॉलिसी पर भी हमने काम करना शुरू किया है। मेरा कहने का भाव यह है कि इस बार बजट बनाने के बाद हमारे विपक्ष के नेताओं को भी, बाकी लोगों को भी खोजना पड़ा कि इसमें से क्या कमी निकालें, क्या कमजोरी निकालें। अब ये तो ठीक है कि कोई ना कोई बात निकालनी हो तो कुछ भी निकाल लेते हैं। जब में कहावत है कि आटा गूंदी हिंदी क्यों है, ये भी कमी हो जाती है। तो हिलेगी, जिन्हें आटा गूंदना है महिला हिलेगी, लेकिन लोग कहते हैं कि आटा गूंदी महिला हिंदी क्यों है। इसलिए जो कमी किसी निकालनी है उसे निकालें, लेकिन अपनी ओर से हमने समाज को एक दिशा देने के लिए और एक अच्छे बजट का सामने रखा है। और इस बार क्योंकि कोविड का एक कारण था पिछले 2 वर्षों में, उसके कारण से जो कमियां हमारी पिछले वर्षों में रही, ये भी ठीक है, मुझे मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि हम 2 साल जितना काम करना चाहते थे उस लेवल पर, उस गति से हम कर नहीं पाए। फिर भी हमने बजट के सारे सिस्टम को ठीक रखा। हमारी इनकम भी ठीक हुई है, हमारी इनकम घटी नहीं है। बहुत प्रदेश तो कोविड के कारण से, इनकम के कारण से घटे। हमने
हमने अपने सारे सिस्टम को बनाए रखा, इनकम भी हमारी ठीक हो गई, खर्च भी हमारे जितने होने चाहिए थे उतने शायद थोड़े कम हुए, इसके कारण से भी हम अपनी आर्थिक स्थिति को संभाल पाए। इस बार हम पूरे 2 साल की कमी को पूरा करते हुए अगले साल की गति हम पूरा बनाएंगे। हमने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी जो अभी तक हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई इंजीनियरिंग हमारा डिपार्टमेंट नहीं था, वहाँ हमने कह दिया बढ़ाने के लिए, ताकि अस्पताल है, डिस्पेंसरी है, पीएचसी, सीएचसी, इनकी जो मरम्मत है करने का काम वो स्वयं करेंगे। इसी प्रकार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अलग बनाएंगे। इसी प्रकार एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी स्कूल है, कॉलेज है, जो बिल्डिंग्स हैं उनका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी अलग होगा। ये सब काम करेंगे। एक नया विषय और हमने किया है कि जो हमारा अपना रेवेन्यू है, स्टेट ओन रेवेन्यू, उसके 7% का जो हमारी लोकल बॉडीज है, चाहे यूएलबी है, चाहे पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनको 7% की राशि ग्रांट में ये निश्चित मिलेगी, इसमें कोई कमी नहीं आना चाहिए। और लगभग वो 7% के हिसाब से मुझे लगता है कि 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर वो बन जाएगा। इसलिए गांव में, शहरों में भी कोई पैसे की कमी नहीं रहेगी। और हमने उन संस्थाओं को ऑटोनोमस पावर्स बहुत दे दी है कि अब जितना पैसा होगा वो हम भेज देंगे, वहीं क्योंकि चुने प्रतिनिधि होते हैं, अभी पंचायतों के चुनाव भी हो जाएंगे, नगरपालिकाओं के पहले चल ही रहे हैं, वो अपने आप उसकी योजना बनाए, अपना बजट बनाए साल में एक बार, वो भी जनता के प्रति उनका जो उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको संभाले। अगर पंचायत का काम है नहीं करेगी तो फिर पंचायत के और जिला परिषद और पंचायत समिति के लोग जिम्मेदार होंगे, नगरों के नहीं होंगे तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, यही जो है इसके जिम्मेदार होंगे। हरियाणा सरकार इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। हरियाणा सरकार का काम है उनको उचित साधन मुहैया कराना। हाँ, जहाँ कहीं आवश्यकता इससे ज्यादा पड़ेगी और वो मांग करेंगे तो वो भी उनको देने में हम कहीं कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे। हमने कुछ फंड ऐसे कमजोर इकाइयों के लिए भी अलग से रखे हुए हैं। बहुत गांव, बहुत शहर ऐसे हैं जिनकी अपनी इनकम बहुत है, उस इनकम का भी सदुपयोग वो ठीक है। और इसके लिए सोशल ऑडिट सिस्टम इसको मजबूत कर रहे हैं। समाज के लोगों को लगाएंगे, इसका ऑडिट करो। सरकारी ऑडिट में और समाज के ऑडिट में अंतर होता है। अभी तक सरकारी ऑडिट चलता है और सरकारी ऑडिट जो होता है ना, वो आपको भी पता, हमको भी पता है, लेकिन इसमें समाज के लोगों को, अग्रणी लोगों को, जो थोड़ा वॉलंटियर इस नाते से हो, जानकार हो चीजों को, या पुराने लोग जो चुने हुए प्रतिनिधि हो, रिटायर्ड लोग होते हैं, रिटायर्ड इंजीनियर होते हैं, ऐसे लोगों के साथ माध्यम से उनको जो है ऑडिट का वो भी हम कराएंगे। जन भागीदारी ज्यादा कैसे हो, इसका हम जरूर विचार कर रहे हैं कि वो जरूर इसमें आगे बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि बजट के रास्ते जितनी बातें हमने की हैं, मोटी मोटी आपको बताई हैं, फिर भी यदि कोई प्रश्न किसी का हो, कोई बात। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।